हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बिग डाटा क्या होता है, नेटवर्क्स कैसे कैसे तरीके के होते हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, 5G टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट यूपीएससी तो इस पर एक ऐसे भी पूछ चुका है एक बार। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसे कहते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। डार्क नेट क्या होता है और कुछ मिसलिनियस टॉपिक जैसे ड्रोन्स क्या हैं, उनके वर्किंग क्या है, फंक्शंस क्या हैं। ड्रोन्स अभी न्यूज़ में भी थे क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ड्रोन्स के थ्रू गवर्नमेंट ने भी और लोगों ने भी फोटोग्राफी बहुत करी है, तो ड्रोन्स एक टॉपिक है। 2020 में ड्रोन्स पे क्वेश्चन आ चुका है। 3D प्रिंटिंग क्या है, फास्टैग टेक्नोलॉजी क्या है, टेक सागर किसे कहते हैं, RFID टेक्निक क्या है। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेक्चर्स में। सबसे पहले जानना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखने को आ गई तो क्या लिख के आओगे। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यूज़ करें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को किस काम के लिए, कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और सेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, तो आप इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो या इन्फॉर्मेशन को सेंड आउट कर रहे हो, तो आप बोलोगे आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो। क्या क्या चीज़ें कर सकता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियसली कस्टमर इंटरेक्शन कर सकता है। डिफरेंट बिजनेस चल रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस अगर हैं और उसमें आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो कर सकता है। बैक ऑफिस ऑपरेशंस, आपके कोई मैनेजमेंट आपको करना है, कोई काम है जो आपको आउटसोर्स करना है। IT कंपनीज होती हैं जो बहुत सारे काम आउटसोर्स करती हैं, बहुत सारे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इंश्योरेंस को आपको क्लेम करना है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उसका डाटाबेस बनेगा। लीगल कोई डाटाबेस बनाना है, लीगल जितने भी केसेस हो रहे हैं उसका कोई डाटाबेस, उसका अकाउंट बनाना है। वेबसाइट सर्विसेज है, XYZ, एक डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और ये मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन करे हैं। आप बहुत सारे पॉइंट्स अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कि इंडिया में किस तरह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है रोल प्ले कर सकती है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में और प्रेजेंट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस आपका टॉपिक भी है एक GS पेपर में। तो गवर्नेंस में आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और किस तरह से अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने तो हर चीज़ डिजिटलाइज करी है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इनफैक्ट डिजिटल ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं पैसे के। तो आपको पता है कि ये जनधन योजना है, जनधन योजना, आपको क्या करना है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें रोल है। नेक्स्ट है E-लर्निंग। ऑब्वियसली E-लर्निंग का अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम 3G पर थे, 4G पर गए और अब 5G पे जा रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं हम डिवाइसेस इस तरीके की बना रहे हैं जो डिजिटली कनेक्ट हो सकें और आपस में जो है इंटरेक्ट कर सकें। इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है धीरे धीरे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर आप मीटू मूवमेंट के बारे में, #मीटू मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। या आप बता सकते हैं कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल IT टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को अवेयर कर रही है कहीं ना कहीं। और ये सब जब होगा तो आपकी मॉडर्न सोसाइटी बनेगी, एक बेटर सोसाइटी बनेगी, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ इस तरह से रोल है। तो प्लीज़ यूज़ दिस फ्लो चार्ट, कहीं ना कहीं आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क्स अलग अलग तरीके के हैं, तो सबको पता है 1G 2G 3G 4G। तो G का मतलब यहाँ क्या है, जनरेशन। फर्स्ट G जनरेशन में बेसिकली क्या हुआ कि सिर्फ वॉइस थी, डाटा की तो कोई बात ही नहीं होती थी, आपस में बात हो जाए वही इंपॉर्टेंट था। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, धीरे धीरे वॉइस आई, डाटा का भी रोल आया, लेकिन वॉइस का कवरेज बढ़ाया गया, वॉइस की कैपेसिटी बढ़ाई गई और उसमें जो स्टैंडर्ड्स यूज़ करे गए, डिजिटल स्टैंडर्ड्स, वो थे GSM या CDMA। GSM का मतलब है ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल्स और CDMA है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इतना आपको बस फुल फॉर्म थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स होते हैं और किस तरह से कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। GSM सपोर्ट करता है कि डाटा को ट्रांसमिट और वॉइस को ट्रांसमिट एक ही साथ कर सके, लेकिन CDMA ये नहीं कर पाता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर थर्ड जनरेशन में वॉइस आई और डाटा भी आया ताकि मल्टीमीडिया, टेक्स्ट या इंटरनेट लोग यूज़ कर सके। और फोर्थ जनरेशन में तो आपको पता ही है कि सिर्फ डाटा का रोल है, मैं भी बताऊंगा किस तरह से। यहाँ पर आप देखो कि स्पीड बढ़ गई है ना, तो आदमी इस तरह से जो है अब भागने लगा है, तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरह से स्पीड बढ़ गई।
तो ये आपको ये यूनिट क्या होती है ये पता होना चाहिए। बाइट एक यूनिट है जिसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि 100 kbps है और 1 mbps है तो कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 1 mbps बड़ा है, क्योंकि 1 MB में 1024 किलोबाइट्स हैं और ऐसे ही 1 GB में 1024 मेगाबाइट्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही 1 टेराबाइट्स होता है और इस तरह से यूनिट्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए किलोबाइट सबसे छोटा है, फिर मेगाबाइट्स है, उसके बाद गीगाबाइट्स है। तो आप सोचो अगर 1 GB की आपकी स्पीड आ रही है तो एक्सट्रीमली गुड स्पीड है, इवन व्हेन यू से कि यहाँ पर आपकी 100 kbps की स्पीड आ रही है। तो यू शुड नो कि GB बड़ा है, KB छोटा है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये चीज़ को कि वॉइस ओनली था फर्स्ट जनरेशन में। अब 2G 3G में थोड़ा सा अंतर है डाटा ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी में। डाटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो डिफरेंट है। GPRS की फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये कनेक्ट करता है आपका फ़ोन को इंटरनेट से। और एज जो आपका टेक्नोलॉजी है वो एज का मतलब है एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनहेंस्ड वर्जन है GSM का और हायर स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये डाटा टेक्नोलॉजी है, डाटा को ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी है। 3G में जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ हो रही है वो है HSPA, दैट इज़ हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। फुल फॉर्म्स थोड़ा मतलब अगर पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट ये शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में भी एटलीस्ट याद कर लेना। 2G 3G में एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि वॉइस और डाटा सेपरेटली ट्रैवल करता है। अब ये मैं बता देता हूँ। लेटेस्ट से आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है और ये ना बहुत बड़ा कोई टावर है, इस तरह से टावर होते हैं ना आपको कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और ये तो सर्वर होगा कहीं ना कहीं जहाँ से फिर कॉल्स ट्रांसफ़र होंगी। तो आपके मोबाइल से ना सिग्नल 2 फॉर्म में जा रहा है। एक तो सिग्नल जा रहा है वॉइस के लिए और एक सिग्नल जा रहा है आपका डाटा के लिए। डाटा का सिग्नल जा रहा है 01010101 बाइनरी लैंग्वेज में। तो बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है, उसमें 0 और 1 की फॉर्म में डाटा जाता है। 0 मतलब नो, 1 मतलब येस। तो वो डाटा जानने का एक तरीका है, आपको पूरी लैंग्वेज तो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वॉइस सेपरेटली जा रही है डाटा से और डाटा अलग जा रहा है। ये दोनों चीज़ें सेपरेटली जा रही हैं टावर के पास और कम्युनिकेशन हो रहा है फिर सर्वर से और कॉल ट्रांसफ़र हो रही है। इतना पता होना चाहिए। लेकिन जब 4G टेक्नोलॉजी आया तो 4G टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ है कि जो आपकी वॉइस है उसको भी हमने 0101 बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके टावर तक भेजा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो है VoLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि वॉइस अलग जा रही है, डाटा अलग जा रहा है। तो वॉइस आपका क्या होता था कि जिस तरह से ट्रैवल करती थी या जिस फॉर्म में ट्रैवल करती थी वहाँ कहीं ना कहीं डिले आता था और इसकी वजह से कॉल ड्रॉप्स होते थे ज़्यादातर, या आवाज़ बीच में कटती थी या सिग्नल नहीं मिलते थे। लेकिन जब हमने उसको डाटा की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया, जब हमने वॉइस को कन्वर्ट किया डाटा में, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, रीच बढ़ गई, कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो एट द एंड वी सेड कि 4G हाई स्पीड है, बेटर है देन 3G। तो 4G क्या है, बेटर है। और इसको डाटा ट्रांसफ़र की जो टेक्नोलॉजी है वो LTE है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो आपको ओवरऑल क्या रखना है, 2G 3G वॉइस और डाटा सेपरेटली ट्रैवल करते थे। 4G में LTE डाटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है और वहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है डाटा वो वॉइस को कन्वर्ट करता है और डाटा की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिग्नल। अब देखो 2019 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा LTE और VoLTE। क्वेश्चन ये था कि LTE मार्केट हो रही है 3G की टेक्नोलॉजी की फॉर्म में और VoLTE मार्केट हो रही है एडवांस 3G की फॉर्म में। तो हमें तो ये बात पता है ना LTE 4G था, HSPA अगर बोलता तब आता ना यहाँ पर 3G। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। LTE इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन VoLTE वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी नहीं, वॉइस ओवर LTE मतलब वॉइस को भी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, आपका गलत हुआ। तो आंसर था D। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना आप
गलत करके आ सकते थे अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते। और इस तरीके की चीज़ें ना यूपीएससी पूछ लेता है, और कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी है कि हम 3G से 4G पे आ रहे हैं, 4G से अब रिसेंटली 5G पे आ रहे हैं। तो 5G पे अगर क्वेश्चन बनता है तो अब कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि अब 5G के लिए भी जो टेक्नोलॉजी है वो LTE ही है, तो कल आपको कंफ्यूज करे तो घबराना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉइस ओवर वाईफाई। अब वाईफाई सबको पता है, वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। वॉइस ओवर मतलब अब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे, वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, किसी के नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या आप फ़ोन मिला सकते हो किसी को? बिल्कुल मिला सकते हो। कैसे? आपके घर में एक राउटर होना चाहिए, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है मोबाइल डाटा में जाके कि आप वाईफाई कॉलिंग को ऑन कर लें। जैसे आप फ़ोन को इस तरह से ऑन करेंगे, उस ऑप्शन को जब ऑन करेंगे तो आपका मोबाइल राउटर से कनेक्ट होगा। वाईफाई कनेक्शन आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और वो राउटर आपको सीधे सर्वर से कनेक्ट करेगा और टॉवर से कनेक्ट कर देगा, और आप कॉल कर पाएंगे दूसरे किसी को। तो जो सामने वाला बंदा है, जो उसको पता भी नहीं चलेगा आपके मोबाइल में कि आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो या वाईफाई यूज़ कर रहे हो। सबसे पहली खास बात। दूसरा, आपको कोई ऐप यूज़ नहीं करनी। मतलब मैं यहाँ व्हाट्सअप, फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक स्पेशल ऐप्स हैं जो आप कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर आप बोलेंगे कि वाईफाई वहाँ से भी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके मोबाइल में कोई ऐप ही नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो आप मोबाइल फ़ोन कन्वर्ट कर रहा है वॉइस को डाटा में और सेंड कर रहा है टेलीकॉम टावर्स को आपके वाईफाई से, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहे। तो घर में आपका वाईफाई होना चाहिए बस, बाकी कॉलिंग करते हुए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहे, कोई ऐप नहीं चाहिए आपको। और कॉल्स कैन बी मेड इवन व्हेन मोबाइल कनेक्टिविटी ज़ीरो। ये मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क नहीं भी होगा तब भी आप ये कॉल्स कर पाएंगे। तो अब फ्यूचर में जैसे LTE पूछ लिया है तो वॉइस ओवर वाईफाई आप यूपीएससी पूछ सकता है, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। एक टेक्नोलॉजी और है लाईफाई। लाईफाई और वाईफाई में क्या डिफरेंस है? लाईफाई में जो LI वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर लाइट। तो लाइट वेव्स को वो यूज़ कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। वाईफाई रेडियो वेव्स को यूज़ कर रहा है। ओके, अगर लाइट वेव्स को यूज़ कर रहा है तो आप एक कमरे में अगर लाइट जलाते हैं और 4 दीवारें हैं, तो क्या दीवार से बाहर जा सकती है लाइट? नहीं जा सकती ना। तो आपके कमरे में ही लाइट रहेगी ना। तो जो सिग्नल है वो जैसे ही इस रूम से आप बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या मिलेगी? पहली बात तो प्राइवेसी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, रेंज क्या होगी इसकी? रेंज बहुत कम हो गई, क्योंकि रूम तक ही वैलिड है वो सिग्नल। वाईफाई में आपको पता है, आपने एक कमरे में एक राउटर अपना लगा लिया तो पूरे घर में वाईफाई रहेगा। इनफैक्ट 100-200 मीटर की रेंज में आपका वाईफाई के सिग्नल रहेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो प्राइवेसी आपकी बेटर रहेगी अगर आप लाईफाई यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लॉक कर देगा सिग्नल, वॉल्स वगैरह। कवरेज कम है, देख रहे हो यहाँ से कि कवरेज आपकी बहुत ज़्यादा कम है, और फास्टर स्पीड है। लाईफाई की स्पीड कैसी है? फास्टर है, 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, यहाँ पे जबकि 150, 200, 300, 500 Mbps की स्पीड आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड जो है 1 GB पर सेकेंड आ सकती है। स्पीड वेरी करेगी, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एग्जैक्टली इस डाटा को याद करो। मैं बस ये कह रहा हूँ, इतना याद रखो कि फास्टर कौन है और स्लोअर कौन है, इतना काफ़ी है। वाईफाई जो है आपका सिक्योर भी कम है, क्योंकि अगर आपने पब्लिक कर रखा है, ओपन कर रखा है अपने ऑप्शंस को, तो फिर आसपास जो भी होगा वो आपके सिग्नल को यूज़ कर पाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी पे इशू आ सकते हैं। तो लाईफाई में ऐसा इशू नहीं है। लाईफाई प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाईफाई को दूसरा नाम दिया है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होगा, कॉस्ट कम है, डाटा स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपका ट्रेडिशनल ब्लूटूथ से भी ज़्यादा स्पीड है। ये आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस क्या हो गया? हिंड्रेंस, किसी भी तरीके की हिंड्रेंस नहीं आएगी, तो कम्युनिकेशन आपका जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहेगा। अब लाईफाई पे 2017 में क्वेश्चन पूछा, और फिर यूपीएससी ने 2020 में विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा। ये ही नहीं पता था स्टूडेंट्स को कि ये कहीं ना कहीं टॉपिक सेम ही हैं। तो अगर हम कहते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने करा होता तो इस टॉपिक को पढ़ा होता, वो ये क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाता। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है, टॉपिक आपने पढ़ लिया है। तो वो कह रहा है कि इट यूजेज लाइट एज ए मीडियम और हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है वायरलेस टेक्नोलॉजी है और ये फास्टर है वाईफाई से, तो ये भी आपको पता है कि ऑब्वियसली ये वाईफाई से फास्टर है। तो आंसर हुआ बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट। करेक्ट पूछा था हमसे। विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी में आपसे कह रहा है कि स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो ये रहेगी। अब आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि 400 से 700 नैनोमीटर तक विजिबल लाइट की रेंज होती है।
बट ठीक है, ये ऑप्शन मान लो आपको नहीं भी आता था, तो आपको ये तो पता है ना कि ये लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज है। लाइट्स अगर वेव्स को यूज़ कर रहा है तो ये शॉर्ट रेंज है, तो शॉर्ट रेंज है तो 2 तो गलत हो गया, 2 गलत होते ही हमारा आंसर आ गया। तो एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट, एक छोटा सा टॉपिक आपको पता होता, डाटा नहीं भी पता होता, तो आप इसको आंसर को सॉल्व कर लेते। और ये कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, तो यू विल से कि 3 तो सही है, तो आप 3 के बेसिस पे एटलीस्ट कहते हैं कि ये तीनों में से सही हो सकता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होती, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो आप बोलोगे कि अब तो लग रहा है कि ये भी गलत हो गया, इनमें से सही होगा, एंड देन यू टेक योर चांसेस। बट स्टिल आई वुड से कि ये बात आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, ज़्यादा फास्टर है, स्लोअर है, इतना पता हो तो आप टॉपिक कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट 5G। तो 5G 4G में अंतर क्या है? तो एक तो ऑब्वियसली बात है, रिसेंट है 5G, बैंडविड्थ ज़्यादा है 5G की और लेटेंसी कम है। लेटेंसी का मतलब होगा डिले, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है एक से दूसरी जगह, तो उसमें कोई डिले तो नहीं है, तो जितना डिले कम होगा उतना क्या है, बेटर है। तो 5G के केस में क्या है, डिले कम है। यहाँ आपको वो परेशान कर सकता है कि 5G में लेटेंसी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे हाँ 5G में तो सब कुछ ज़्यादा है, लगाओ ऑप्शन में टिक। लेकिन लेटेंसी का मतलब होता है डिले, अगर सिग्नल डिले हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम है। एवरेज स्पीड ऑब्वियसली बात है 5G की स्पीड ज़्यादा होगी। MB का मतलब मेगाबाइट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप एप्लीकेशंस को देखो, हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट रहेगा, नेटवर्क रहेगा, एंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया, आपकी वीडियोस अच्छी क्वालिटी की ईजिली चल पाएंगी, अटकेंगी नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, इसमें क्या होता है, सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, अच्छी स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, लाइट्स अपनी स्ट्रीट लाइट्स टाइम से ऑफ हो जाया करेंगी, टाइम से ऑन हो जाया करेंगी, अपनी सिटी को भी, पॉल्यूटेंट्स वगैरह को भी मॉनिटर कर पाएंगे, तो ईजिली हम स्मार्ट सिटीज़ बना पाएंगे। फार्मिंग भी स्मार्टली हो पाएगी। टेलीमेडिसिन तो ऑलरेडी अब हम देख ही रहे हैं किस तरह से डॉक्टर से हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोबाइल वीडियो कॉलिंग, ये बेटर हो जाएगी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका एयरपोर्ट, रेलवेज़, तो ये गवर्नमेंट के जो न्यूक्लियर पावर कोई प्लांट है, तो इस तरह के गवर्नमेंट के जो हमारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसकी हम सिक्योरिटी को क्या कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तो होंगी ही, क्योंकि जब अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो इंडस्ट्रीज़ भी अपनी टेक्नोलॉजी एनहेंस करेंगी, बेटर प्रोडक्शन होगा और कहीं ना कहीं उनका बेटर आउटपुट भी रहेगा। एडवांटेजेस जैसे कि हम कह सकते हैं कि हायर कवरेज रहेगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर में रेंज में आप जो है 10 लाख लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे 5G में, जो कि अभी 1 लाख 2 लाख होता है। डाउनलोड स्पीड, इंटरनेट स्पीड बेटर हो जाएगी। स्पेक्ट्रल की एफिशिएंसी रहेगी, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट होती है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सेल करती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है 5G टेक्नोलॉजी की वजह से बेटर हो जाएगी, सर्विसेज बेटर रहेंगी। क्लाउड सिस्टम पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, म्यूजिक है, नेविगेट करना है, कुछ भी है, डाटा सर्च करना है, तो वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो क्लाउड सिस्टम एक जगह होती है जो यूज़र को स्पेस प्रोवाइड करती है जहां वो अपने डाटा को स्टोर कर सकता है, और वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बस उस स्पेस को, लिमिटेड स्पेस को यूज़ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में जब आएगा तो वो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, एनहांस होगा। ये टॉपिक मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी आपका कनेक्ट हो पाएगा, कहीं ना कहीं डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो पाएंगी, उसके लिए कनेक्शन स्पीड बेटर चाहिए। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कंट्री में ग्रोथ होगी डिजिटल, तो GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इकोनॉमी में भी अगर आपका क्वेश्चन आता है किस तरह से GDP कैसे बढ़ानी है, क्या करना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वहाँ पर बहुत रोल है। प्लीज़ इस पॉइंट को मेंशन करना, ये सिंगल पॉइंट आपको 1 मार्क बढ़ा देगा। न्यूज़ देखो किस तरह से आती है 5G पे कि एयरटेल ने अभी 5G टेस्ट किया है, सर्विसेज को डेमोन्स्ट्रेट किया है हैदराबाद में, ये जनवरी की न्यूज़ थी। जैसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट है कि 5G टेस्ट बेड। 5G टेस्ट बेड क्या हो गया, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 5G को टेस्ट किया है और उसको फंड किया। नेक्स्ट आपका हो गया 5G हैकाथॉन, इस तरह से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है DOT ने, और वहाँ पर बोला कि डिफरेंट यूजेस जो हो सकते हैं एजुकेशन, हेल्थ या लाइफ स्टॉक में, अलग अलग जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबको बोला कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, लेट्स हैव अ कंपटीशन। नेक्स्ट है D10 क्लब। D10 क्लब एक क्लब बनाया है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चाइना का क्या है कि चाइना की कंपनी है हुवाई कंपनी है जो 5G टेक्नोलॉजी पर आपको सपोर्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इस तरह से सपोर्ट करती है कि आपको अपनी कंट्री में इस तरह से 5G को फैलाना है, तो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी होगी वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। चाइना पर ये एलिगेशन लगे कि वो स्पाई कर रहा है बाकी कंट्रीज़ पर यूजिंग द चाइनीज़ कंपनीज़। तो
कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये बोला कि हुवाई कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं जो भी प्राइवेसी है वो नहीं रख रही है, और चाइना की गवर्नमेंट का भी कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ हैं कि वो थर्ड पार्टी से डाटा शेयर हो सकता है कंपनीज़ का। तो कंट्रीज़ को ये थोड़ा डाउट था कि कहीं हुवाई कंपनी या XYZ कंपनी, चाइनीज़ कंपनीज़ क्या कर रही हैं, प्राइवेसी हमारी जो है ब्रीच हो सकती है और स्पाई कर सकती हैं कंट्रीज़ हम पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसके अगेंस्ट हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं चाहते इस समय किसी भी तरीके से चाइनीज़ कंपनी हमारी कंट्री में इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, और उसने एक क्लब बनाया 10 डेमोक्रेसीज़ का, उसमें जो है इंडिया को भी इंक्लूड किया कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है और जायंट टेलीकॉम कंपनीज़ हैं हुवाई जैसी, इनको हम अवॉइड करेंगे। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन में आप D10 क्लब को बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। कहीं भी आपका कोई रोल आता है कि गवर्नमेंट्स का आपस में क्या इनिशिएटिव है, तो वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी D10 क्लब का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब चैलेंजेस देख लेते हैं कि अगर आपकी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें चैलेंजेस क्या है। कॉस्ट फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप डेवलप कर रहे हैं उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वो प्रॉब्लम है। साइबर सिक्योरिटी का इशू है, इतना ज़्यादा अगर आपने डिजिटल कनेक्टिविटी कर दी और सब चीज़ें डिजिटली कनेक्ट कर दी तो आपको क्या गारंटी है कि कल एक साइबर थ्रेट नहीं आएगा और आपका सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं शट कर जाएगा। डाउट आ जाता है ना। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, एक्सपर्टीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए, तो हम कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंडेंट रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक डिबेट चली हुई है कि क्या इंडिया को 5G इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मुश्किल से धीरे धीरे 4G भी पूरी तरह इंडिया में अभी फैला नहीं है। तो 4G के लिए जो गवर्नमेंट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जब 5G आएगी। तो क्या इंडिया पे इतना पैसा है कि वो अब फिर नया 5G के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और फिर अगर 5G के लिए करे तो क्या 6G नहीं आएगा कल। तो क्या ये चीज़ इतनी ईजिली इंडिया अडॉप्ट कर सकता है। तो इंडिया को क्या कुछ समय रुकना चाहिए 4G के लिए। इस तरह से मेंस में अगर क्वेश्चन बनाया ना 4G और 5G का कि इंडिया को क्या करना चाहिए, तो आप थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक होगा वो, वहाँ पर आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखेंगे और उस तरह से अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप देखो आपके घर में ना AC, आपका जो है वॉशिंग मशीन, ओवन और ये म्यूज़िक सिस्टम, फ्रिज, ये सब क्या हो गया, डिजिटली कनेक्ट हो गया। इन सब में क्या हो गया, सिम डल गई एक वो 11 नंबर की कहते हैं या 13 नंबर की कहेंगे, एक नई सिम आ जाएगी, डिवाइसेस में लगेगी, डिवाइसेस आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर आप जैसे जैसे बोलोगे या जैसे जैसे सिस्टम इंस्टॉल करोगे उसमें उस तरह से डिजिटल डिवाइसेस वर्क करेंगी। देखो UPSC ने 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा, स्मार्टफोन आपके मॉर्निंग में बजा, आप जैसे ही उठे तो उस अलार्म की वजह से क्या हुआ, गीज़र अपने आप ऑन हो गया। आप मिरर में गए तो मिरर ने आपको टेम्परेचर बता दिया, वेदर बता दिया बाहर का। अपने आप ही आपने जब ब्रेकफास्ट निकाला या ग्रोसरी निकाली अपने फ्रिज से, तो अपने आप ही क्या हुआ, उसका स्टॉक का ऑर्डर हो गया, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर पर। फिर आपने जैसे ही अपने घर के दरवाजे बंद करे तो सारी लाइटें ऑफ हो गई, AC मशीन, गीज़र मशीन सब ऑफ हो गई। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो 2018 में उस तरीके का क्वेश्चन पूछा उसने और उसका आंसर था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो देखो इतना लंबा क्वेश्चन, पहली बात तो इसे पढ़ने में ही 2 से 3 मिनट लग जाएंगे स्टूडेंट को, और फिर लास्ट में आके वो ऑप्शन देख के पक्का कंफ्यूज होगा अगर उसने एक छोटा सा टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं समझा था। फ़ायदे क्या होंगे, अब जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्या होता है ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है तो अगेन इट्स पॉसिबल कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, टाइम बच जाएगा आपका जब डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, सिक्योरिटी रहेगी आपके घर की, आप चीज़ों से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, आपकी चीज़ों में एफिशिएंसी आ जाएगी, बिजली की खपत कम होगी। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपके एडवांटेज रहेंगे, और भी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज प्राइवेसी इशू हो सकता है, क्योंकि कल आपका सिस्टम ब्रीच कर जाए, डाटा की सिक्योरिटी आपकी हो या नहीं है, कि वो डाटा किसी और के साथ शेयर तो नहीं हो रहा, आपकी भी आप प्राइवेसी है उसमें, है ना। और फिर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, डिवाइसेस कॉस्टली हो सकती हैं। इस तरीके के आप डिसएडवांटेज लिख के अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, वर्चुअल रियलिटी। आप समझिए कि इस तरह से गैजेट्स होते हैं, ये आपने देखे होंगे मॉल वगैरह में होते हैं, और घर पे भी लोग खरीदते हैं, और गेमिंग के लिए जनरली लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल है ना, तो कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है कि एक पर्सन आर्टिफिशियल 3D एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, और वो यूज़ कर रहा है स्पेशल गॉगल्स या ग्लव्स। तो आप देख सकते हैं कि आदमी इस तरह से खड़ा हुआ है डिवाइसेस लगा के, और हो सकता है उसको दुनिया ऐसी दिख रही हो, और या वो कोई गेम खेल रहा हो। तो सब कुछ वर्चुअल है। गेम जो आपका खेल रहा है वो को ये फील हो रहा है कि वो उस जगह पर है, बट सब कुछ वर्चुअल है।
नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में सब कुछ वर्चुअल नहीं है, आपका जो वर्ल्ड है फिजिकल वर्ल्ड उसको आपने एनहेंस कर दिया। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो रोड तो वही रहेगी ना, ग्रास तो वही रहेगी, लेकिन आपको शीशे में दिख रहा है कि रोड के पास नेशनल पार्क है इतने किलोमीटर पे, या आपकी स्पीड ये है, या रोड इतनी बाउंड्री पे है, इसी में गाड़ी चलानी है आपको। यहाँ पे हो सकता है वेदर आ रहा हो, यहाँ पर हो सकता है टेम्परेचर आ रहा हो बाहर का। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कैसी हैं? ऑगमेंटेड। तो फिजिकल वर्ल्ड में ही होते हो आप, लेकिन उसके ऊपर आपने कोई चीज़ ऑगमेंट करा ली। जैसे ये जगह है, ये रूम है, इस रूम में यहाँ पर सोफ़ा नहीं है, पर आपने जब फोटो खींची तो आपने वहाँ सोफ़ा डिज़ाइन कर दिया। दिस इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। तो फेक इमेजेस क्या हो रही हैं? ओवरलोड कर रही हैं रियल थिंग्स पर। ठीक है, क्वेश्चन देखो 2019 का क्वेश्चन है VR और AR टेक्नोलॉजी पे। ऑगमेंटेड रियलिटी सिमुलेटेड एनवायरमेंट्स क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। तो ये तो आपको पता है ना, ऑगमेंटेड में फिजिकल वर्ल्ड कम्प्लीटली शट आउट नहीं है, वर्चुअल रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड शट आउट है। तो वन इज रॉन्ग, वन रॉन्ग, ये गलत। वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर से जनरेटेड इमेजेस जो है आप सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे लगा रहे हैं, तो ये आपका वर्चुअल नहीं है, ये ऑगमेंटेड है, तो ये भी गलत। तो यूपीएससी ने क्या किया, इसको और इसको चेंज कर दिया, इंटर रिलेट कर दिया, तो 2 भी गलत, तो ये आपका गलत हो गया। अब आपको आंसर देखना है। अब कह रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी इंडिविजुअल को प्रेजेंट वर्ल्ड में रखता है और उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। और वर्चुअल रियलिटी क्लोज कर देता है वर्ल्ड को और आपको ना कंप्लीटली नए एक्सपीरियंस में इमर्ज कर देता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आंसर इज 3 एंड दिस इज एंड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट। आप प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और सिंप्लीफाई सिविल्स आपके साथ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट ओवर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।